वेलकम डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी क्लासेस में। डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था जो डेवलपमेंट बायोलॉजी की हिस्ट्री है उसके बारे में, और एम्ब्रियोलॉजी और डेवलपमेंट बायोलॉजी के अंदर हमने उनका जो मेन अंतर था, ठीक है, जो डिफरेंस था उसको भी डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो डेवलपमेंट बायोलॉजी की जो हिस्ट्री है उसमें आने वाले जो दो थ्योरीज है जिन्हें हम प्री फॉर्मेशनिज्म बोलते हैं और एपिजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, इनके बारे में आज स्टडी करेंगे, दोनों थ्योरी को समझेंगे कि वो एम्ब्रियोलॉजी के बारे में क्या हमें समझा पाती हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा बेसिक रिवाइज कर लेते हैं हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट बायोलॉजी के अंतर्गत। तो देखिए, हिप्पोक्रेटस जो साइंटिस्ट थे उन्हें फादर ऑफ मेडिसिन साइंस कहा गया। नेक्स्ट, इन्होंने जो थ्योरी दी थी वो ये दी थी कि जो एम्ब्रियो है उसका फॉर्मेशन 4 हुमस से हुआ है, यानी कि 4 एलिमेंट से हुआ है। पहला एलिमेंट एयर, दूसरा फायर, तीसरा वाटर और चौथा क्या था उसमें सॉइल था। नेक्स्ट, इनके थ्योरी का समर्थन साइंटिस्ट एम्पेडोकल्स इन्होंने किया था कि हाँ, एनिमल्स में जो एम्ब्रियो है उसका फॉर्मेशन इसी प्रकार से हुआ है। नेक्स्ट, दूसरे साइंटिस्ट आए एम्ब्रियोलॉजी के ही हिस्ट्री के संदर्भ में, अरस्तु, जो कि 384 से 322 जो BC है वो उसका टाइम पीरियड रहा था। नेक्स्ट, इन्होंने भी एम्ब्रियोलॉजी के संदर्भ में कुछ अपने बेसिस रखे, जैसे कि एम्ब्रियोलॉजी के ऊपर सबसे पहले रिटन में थ्योरी देने वाले साइंटिस्ट जो थे वो अरस्तु ही थे। ठीक है, इन्होंने अपना रिसर्च जो पब्लिश दिया वो डी जनरेशन एनिमिलियम के नाम से था। इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट दिया और उस एक्सपेरिमेंट के अंदर इन्होंने बताया कि जो ऑक्टोपस है और जो कैटल फिश है उनके एग से एडल्ट तक की जितनी भी स्टेज बनती हैं उन सब की इन्होंने स्टडी करी थी। सो इस कारण से इन्हें फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी भी कहा जाता है। यही नहीं, इन्होंने सबसे पहले एम्ब्रियोलॉजी में जो एम्ब्रियन वर्ड है उसका इस्तेमाल किया था। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि सबसे पहले एम्ब्रियन वर्ड का इस्तेमाल करने वाले साइंटिस्ट कौन है, तो अरस्तु जाएंगे। और फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी भी कौन है, अरस्तु ही है। देखिए, अरस्तु ने एम्ब्रियोलॉजी के संदर्भ में अपना सिद्धांत भी दिया और उस सिद्धांत से 2 इन्होंने निष्कर्ष भी निकाले। इम्पोर्टेंट निष्कर्ष थे ये। नंबर पहला जो है उसमें ये कहा गया कि जो एम्ब्रियो है, ठीक है, उसके अंदर बॉडी का जो डिज़ाइन होता है वो ऑलरेडी पहले से ही प्रेजेंट होता है। मतलब ये एम्ब्रियो है, इससे कैसा एनिमल बनेगा उसका पूरा आकार जो है ना वो इसमें पहले से प्रेजेंट है। ठीक है, वो दिखाई नहीं देता है। वो इसलिए दिखाई नहीं देता है क्योंकि उसमें जो एम्ब्रियो का साइज़ है ना वो बहुत ही छोटा होता है, यानी कि उनके अंदर जो ऑर्गन्स हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। फिर क्या होता है, जब वो डेवलपमेंट करता है तो उसके बाद में उस एम्ब्रियो का साइज़ जो है वो बढ़ जाता है और फिर वो सभी चीज़ें जो होती हैं वो हमें दिखाई देना शुरू हो जाती हैं। दूसरा ये कहा गया कि जो एग होता है वो नॉन डिफ्रेंशिएटेड होता है। मतलब ये कि अंडे के अंदर कोई विभेदन नहीं होता है। ठीक है, तो फिर लेकिन फर्टिलाइजेशन होता है उसके बाद में वो डिफ्रेंशिएटेड हो जाता है। सिंपल सी बात है, ये एक एग है, जब ये किसी दूसरे गैमेट से क्या होगा, फर्टाइल होगा, तो उसके बाद में इसमें बदलाव आएगा। अर्थात एग के अंदर जो बदलाव होगा वो एक तरीके से सेल का डिफ्रेंशिएटेड होता है, तो बाद में क्या होगा, इसमें डिफ्रेंशिएटेड हो जाएगा। इस प्रकार अरस्तु ने अपने सिद्धांत से 2 निष्कर्ष निकाले जो कि इम्पोर्टेंट निष्कर्ष थे। आगे जाकर के इन्हीं सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए 2 थ्योरीज प्रकाशित की गई एम्ब्रियोलॉजी के संदर्भ में, जिसमें पहली जो थ्योरी है वो प्री फॉर्मेशनिज्म है और दूसरी जो है वो एपिजेनेसिस थ्योरी है। दोनों थ्योरी को हम यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। पहली जो थ्योरी है उसे हम प्री फॉर्मेशनिज्म बोलते हैं, यानी कि पहले निर्माण से जो पहले का काम हो रहा है वो जो थ्योरी वो बताती है एम्ब्रियोलॉजी के बारे में, उसे हम प्री फॉर्मेशनिज्म थ्योरी कहते हैं। इसकी शुरुआत जो है वो 1675 में हुई और ये 18 शताब्दी तक चलती रही। मतलब इसकी मान्यता कब तक रही, 18वीं सेंचुरी तक रही। इस थ्योरी के अंदर मेन चीज़ क्या थी वो समझने वाली बात है। इस थ्योरी में ये कहा गया कि जो एम्ब्रियो है उसके अंदर, ठीक है, एम्ब्रियो जो है उसके अंदर एडल्ट के सभी जो ऑर्गन सिस्टम होते हैं वो माइक्रो सिचुएशन में पहले से ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और वो माइक्रो होने के कारण अंदर दिखाई नहीं देते हैं अपनी आँखों से। तो फिर क्या होता है, फिर जब वो एम्ब्रियो आगे जाकर के थोड़ा सा और बड़ा होता है तो वो एडल्ट बना लेता है।
क्या बना लेता है वो, एडल्ट। मतलब क्या है कि एम्ब्रियो जो है वो ही बदलता है एडल्ट के अंदर। इसका मतलब ये छोटा साइज था, ये बड़ा हो गया, एडल्ट क्या हो गया, ये बड़ा हो गया। तो इनका कहने मतलब ये था कि भाई जो एम्ब्रियो होता है ना, एम्ब्रियो वो छोटा रूप होता है और एडल्ट जो होता है वो बड़ा रूप होता है उसके जीव का। तो मतलब जीव यही है, कौन, एम्ब्रियो। बस ये अपना रूप बदलता है, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। ये थ्योरी दी गई इसमें। नेक्स्ट, इस थ्योरी का समर्थन करने वाले साइंटिस्ट कौन थे यहाँ पर, तो एम्पेडोकल्स थे, प्लूटो थे, और चर्चों के जो पादरी होते हैं वो भी सारे इस थ्योरी का समर्थन कर रहे थे। 18वीं सेंचुरी के अंदर एक राइटर था जो कि एरोमतारी का जोसेफ नाम से था, ठीक है, एरोमतारी के जोसेफ नाम से। इन्होंने इस थ्योरी को और भी क्लियर कर दिया अपने सिद्धांत से। कैसे, इन्होंने क्या किया कि जो मुर्गी के अंडे होते हैं ना, उसमें हैचिंग प्रोसेस से पहले ही एम्ब्रियो के जो ऑर्गन होते हैं ना वो देख लिए। अर्थात ये कि ये एक मुर्गी है, इस मुर्गी से जो बच्चा जन्म लेगा, ठीक है, वो सेम टू सेम मुर्गी होगा, मतलब उसके और जो ये जो जन्म लेने वाला बच्चा है उनके ऑर्गन सेम होंगे। तो इन्होंने क्या किया कि हैचिंग से पहले जो अंडा होता है ना, उस अंडे के अंदर ही मुर्गे के सारे अंगों को देख लिया ये, और बोला कि देखो अंडे में पहले से अंग प्रेजेंट है, तो ये इससे जब एडल्ट बनेगा तो वो अंग ही तो बड़े होंगे। तो कहने मतलब ये हुआ कि यही व्यक्ति, मतलब यही एम्ब्रियो बस बड़ा हो गया और वो एडल्ट बना लिया। तो इस थ्योरी से ये प्री फॉर्मेशनिज्म जो थ्योरी है ना वो क्लियरली समझ में आ जाती है कि हाँ भाई, पहले से ही ऑर्गन जो होते हैं ना वो प्रेजेंट होते हैं एम्ब्रियो के अंदर, बस वो बड़े होते हैं और क्या करते हैं, एडल्ट का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, इसी के संदर्भ में एक साइंटिस्ट और आए, जिनका नाम था इयान स्वेमरडम, जिन्होंने 1666 में, ठीक है, प्री फॉर्मेशनिज्म के ही रूप में एक अपना एक्सपेरिमेंट सिद्ध किया। एक्सपेरिमेंट क्या था इनका, फ्रॉग के एग के ऊपर था, और इन्होंने क्या किया, फ्रॉग के एग के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके उनके फैट मैप बना दिए और उनसे सिद्ध किया कि ऑर्गन पहले से प्रेजेंट होते हैं, किसमें, एम्ब्रियो में। ये इयान स्वेमरडम जो साइंटिस्ट हैं उनका कहना था, मतलब ये भी उसी थ्योरी को क्या कर रहे थे और आगे बढ़ा रहे थे। नेक्स्ट, इस थ्योरी का समर्थन करने वाला एक साइंटिस्ट था मेलपीजी और बोनेट। इन्होंने बोला कि हाँ भाई, इयान जो स्वेमरड है ना वो एकदम ठीक कह रहा है कि एम्ब्रियो के अंदर पहले से क्या होते हैं, ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं और वो ही एडल्ट का निर्माण कर लेते हैं। चलो, इन्होंने एक सिद्धांत और भी दिया स्वेमरडम साइंटिस्ट ने इसी थ्योरी के संदर्भ में। वो ये बताया कि जो फ्लाई होती है ना, तितलियाँ होती हैं, उनके अंडों में भी फ्लाई का लार्वा पहले से प्रेजेंट होता है। मतलब तितली है और तितली में लार्वा आपको देखने को मिल जाएगा उनके अंडों के अंदर। तो उससे भी हम ये कह सकते हैं कि देखो भाई, अंडे के अंदर क्या है, लार्वा है, तो लार्वा खुद एक क्या है, स्टेज है। तो इससे भी सिद्ध हो रहा है कि क्या, एम्ब्रियो से एडल्ट का निर्माण हो रहा है। नेक्स्ट, इसके आगे एक साइंटिस्ट और है निकोलस डी मेलब्रैंकी ने एम्ब्रियोलॉजी संदर्भ में बोला कि भाई जो एम्ब्रियो होता है उसके अंदर नेक्स्ट जनरेशन का एम्ब्रियो पहले से प्रेजेंट होता है, यानी कि एक एम्ब्रियो, इसमें एक और एम्ब्रियो, इसके अंदर एक और एम्ब्रियो, ऐसे करते हुए बहुत सारे एम्ब्रियोज के अंदर क्या होते हैं, पहले से प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसमें क्या कहा गया बाद में कि एक एम्ब्रियो जो स्टार्टिंग में जब जन्म हुआ था तब से स्टार्ट है और अभी तक उसमें से एम्ब्रियोज जो हैं वो निकलते हुए आ रहे हैं। जितने एम्ब्रियोज निकलते हुए चलेंगे तब तक इस प्रकृति के ऊपर जो एनिमल्स हैं उनका अस्तित्व रहेगा। जिस दिन इस एम्ब्रियो के अंदर से सभी एम्ब्रियोज निकल करके बाहर जन्म ले लेंगे, उसके बाद में पृथ्वी के ऊपर संतति का जो अस्तित्व है वो समाप्त हो जाएगा। ऐसी थ्योरी को हम एनकेजमेंट थ्योरी भी कहते हैं। नेक्स्ट, इन्हीं थ्योरी को मद्देनज़र रखते हुए स्वेमरडम साइंटिस्ट जो थे उन्होंने भी इस बात को एग्री किया और माना कि हाँ, एम्ब्रियो के अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो होता है। इन्होंने क्या बोला कि एम्ब्रियो के अंदर एम्ब्रियो होता है, ठीक है, और सबसे पहले जो एम्ब्रियो आया था वो किसका था, तो जो मेल है वो तो है इसमें एडम, और जो फीमेल है वो थी यहाँ पर क्या, ईव, यानी कि इनकी बॉडी का था। सबसे पहले जो एम्ब्रियो बना था वो मेल की बात करी जाए तो एडम नाम है उसका, और फीमेल की बात करी जाए तो ईव है। यानी कि प्रकृति पे सबसे पहले आने वाले जो जीव हैं जिसमें मेल और फीमेल दोनों के नाम बताए गए हैं, सबसे पहले प्रकृति पे यही आए थे, एडम और ईव। इन्हीं की संतानें आज चल रही हैं, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हमारे पूर्वज अकॉर्डिंग निकोलस एंड स्वेमरडम साइंटिस्ट तो एडम और ईव माने जाते हैं।
तो इस प्रकार से सभी भ्रूण जो है वो एडम और ईव से जन्मे हुए हैं। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट नोट है, स्वेमेडम के अनुसार जब एडम और ईव से जन्मे एम्ब्रियो समाप्त हो जाएंगे तो मानव जाति का अस्तित्व मिट जाएगा। ये बात जो बोली थी वो स्वेमेडम साइंटिस्ट ने बोली थी। इसके अलावा बाइबल के अकॉर्डिंग भी ये कहा जाता है कि सबसे पहला जो व्यक्ति है जिसमें मेल और फीमेल की बात करें वो एडम और ईव ही हैं, ठीक है। और इन्हीं को ही मानव जाति की शुरुआत भी मानी जाती है कि इन्हीं से मानव जाति की क्या हुई है, शुरुआत हुई है। तो यहाँ तक कि जितने भी कंप्लीट थ्योरीज आती हैं वो सारी प्री फॉर्मेशनिज्म में आती हैं, जो कि एक तरीके से पूर्व रचनावाद सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। इसके बाद में फिर जो साइंटिस्ट आए उन्होंने बताया कि भाई एडल्ट का निर्माण जो है वो केवल एग से होता है, ओवम से होता है। तो उन सभी साइंटिस्टों को ओविस्ट कहा गया, यानी कि जो एग के अंदर ये विचारधारा रखते थे कि भाई केवल अकेला एग ही संतति को जन्म देता है या उससे एडल्ट का निर्माण होता है। वे सभी साइंटिस्ट जो हैं वो ओविस्ट के नाम से जाने गए इसके बाद में, ठीक है। और इसके बाद में एक थ्योरी और भी आएगी जिसमें ये माना जाएगा कि जो एडल्ट है वो केवल स्पर्म से बने होते हैं, आई मीन उनका निर्माण स्पर्म से हुआ है, एग से नहीं हुआ। तो स्पर्म से जो बने हुए हैं, ठीक है, ऐसे कहने वाले साइंटिस्टों को हम मानते हैं स्पर्मिस्ट, यानी कि एक तरीके से शुक्राणुवादी, ठीक है। और ये हो गए ओविस्ट यानी कि अंडाणुवादी साइंटिस्ट। इनके अकॉर्डिंग क्या है प्री फॉर्मेशनिज्म में कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, वो पहले से ही प्रेजेंट होते हैं और एग में फ्लूइड का कोई इम्पोर्टेंस नहीं होता है। मतलब एग के अंदर फ्लूइड भरा होता है, उस फ्लूइड का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, उस फ्लूइड के अंदर ऑर्गन पहले से प्रेजेंट होते हैं। उसी ऑर्गन को आगे जाकर क्या होना पड़ता है भाई, अपने साइज में वृद्धि करना होता है और फिर वो एडल्ट का निर्माण कर लेते हैं। यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो साइंटिस्ट है ओविस्ट नाम से वो अल्बर्ट वॉन होलर है और चार्ल्स बोनेट है। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और बताया कि जो एफिडी फैमिली के सदस्य हैं, एफिड्स एनिमल्स, उनके एग के अंदर बिना फर्टिलाइजेशन से उन्होंने एक एडल्ट एनिमल का निर्माण कर दिया। मतलब केवल एग से क्या बन गया, एडल्ट बन गया, उसमें कुछ चेंजेस नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अकेला एग से क्या हो रहा है, एनिमल बन रहा है। लेकिन हम मॉडर्न थ्योरी के अकॉर्डिंग ये जानते हैं कि अकेले एग से जब कोई संतति का निर्माण होता है तो उसे हम पार्थेनोजेनेसिस प्रोसेस कहते हैं, जो कि एक तरीके से फर्टिलाइजेशन का एरर है। लेकिन ये फ़िलहाल अब हम जानते हैं, लेकिन पहले के समय में ऐसा कोई भी सिद्धांत प्रचलित नहीं था जो कि ये बताए कि भाई हाँ पार्थेनोजेनेसिस कोई प्रोसेस होती है। इसलिए उस समय इसी थ्योरी को माना जाता था कि जो ओवम है या एग है उसी से केवल एडल्ट का निर्माण होता है। इससे रिजल्ट क्या निकला इस थ्योरी से, इस थ्योरी से सिद्ध किया गया कि केवल जो एग होता है ना वो ही एडल्ट का निर्माण कर लेता है अकेला ही, और वो इसलिए कर लेता है क्योंकि उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एडल्ट के पहले से ही प्रेजेंट होते हैं। ऐसे साइंटिस्टों को ओविलिस्ट कहा गया। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें। तो यहाँ पर बताया गया है कि ओविस्ट क्या है, जो अंडाणु से एडल्ट का विकास बताने वाले साइंटिस्ट होते हैं वो ओविस्ट कहलाते हैं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हैं इसमें। हम साइंटिस्ट और ल्यूवेनहॉक, ठीक है, दोनों ने 1677 में सबसे पहले शुक्राणुओं को माइक्रोस्कोप में देखा, यानी कि उसकी डिस्कवरी करी एक तरीके से। नेक्स्ट दूसरा आता है इसमें, एक तो ओविस्ट हो गया जो कि अंडाणुओं से एडल्ट का विकास बताने वाले साइंटिस्ट है। एनिमलिकुलिस्ट यानी कि एनिमलकुलिस्ट, वे साइंटिस्ट जो स्पर्म से या स्पर्मेटोजोआ से एनिमल का विकास बताने वाले साइंटिस्ट होते हैं, ठीक है। इन्हें स्पर्मिस्ट भी कहा जाता है। तो ये दोनों इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसके बाद बात करते हैं सेकंड थ्योरी के बारे में जो कि एपिजेनेसिस की है, जिसे हम हिंदी में पश्चजनन सिद्धांत कहते हैं या फिर अनुजनन सिद्धांत भी कहते हैं। देखिए इस सिद्धांत के आ जाने से जो पिछली थ्योरी थी प्री फॉर्मेशनिज्म वो समाप्त हो जाती है। और यहाँ पर जो साइंटिस्ट हैं कार्ल वॉन बियर, इनके एक एक्सपेरिमेंट से या इनके एक वर्क से, ठीक है, इस थ्योरी को पूरी तरीके से नकार दिया जाता है कि भाई जो पहले बोला जा रहा था
कि भाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर माइक्रो ऑर्गन्स जो होते हैं वो पहले से प्रेजेंट होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। साइंटिस्ट कार्ल वॉन ने ऐसा डिक्लाइन किया है इनके सिद्धांत के अकॉर्डिंग। इसके बाद में साइंटिस्ट स्लाइडन और स्वान जो साइंटिस्ट आते हैं उनके सिद्धांत से भी जो प्री फॉर्मेशनिज्म थ्योरी थी वो भी डिक्लाइन हो जाती है, क्योंकि सेल थ्योरी भी ये बताती है कि भाई पहले से कोई भी चीज़ प्रेजेंट नहीं होती है एग के अंदर। नेक्स्ट, एपिजेनेसिस जो नाम है वो विलियम हार्वे ने दिया था, ठीक है, और इन्होंने 1651 में एक बुक लिखी थी ऑन जनरेशन ऑफ एनिमल, उसके अंतर्गत ये नाम दिया था एपिजेनेसिस। और इसके अलावा विलियम हार्वे ने एक सिद्धांत भी दिया था कि ऑल क्रिएचर्स कम फ्रॉम एन एग या एक्स ओवोमेनिया, अर्थात इन्होंने एम्ब्रियो को ही एग कहा था, यानी कि जो भी एम्ब्रियो है वो सारे किससे हुए, एग से उत्पन्न हुए हैं। नेक्स्ट, WH ने प्री फॉर्मेशनिज्म को एकदम क्लियरली डिक्लाइन कर दिया। उसकी वजह भी थी क्या कि एम्ब्रियो का फॉर्मेशन जो होता है ना वो एग और स्पर्म दोनों के मिक्स होने से होता है। ये सबसे बढ़िया टर्म्स था जो कि एक एक्चुअल चीज़ है कि हाँ भाई एम्ब्रियो का फॉर्मेशन स्पर्म और एग के फ्यूज़न से होता है। इसलिए इस थ्योरी के बाद में तो क्लियरली जो प्री फॉर्मेशनिज्म थ्योरी है वो ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा जो विलियम हार्वे हैं, ठीक है, साइंटिस्ट जो विलियम हार्वे हैं उन्होंने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में भी बताया था। नेक्स्ट, फीमेल जेनिटल ऑर्गन जो होते हैं उनकी स्टडी जो करी है वो साइंटिस्ट इटली के हैं और नाम इनका गैब्रिएलो फेलिपियो, और इसी के नाम के उपलक्ष्य में जो फीमेल का एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है जिसे हम फैलोपियन ट्यूब कहते हैं उसकी डिस्कवरी भी इन्होंने करी है और उसका नाम भी इन्हीं के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर साइंटिस्ट रिग्नियर डी ग्राफ, ठीक है, इन्होंने क्या किया, फीमेल के अंदर जो ग्राफियन फॉलिकल्स बनते हैं उनकी डिस्कवरी करी है। इसके अलावा साइंटिस्ट आते हैं कैस्पर फ्रेडरिक वोल्फ, इन्होंने मुर्गी के एम्ब्रियो का माइक्रोस्कोपिक रूप से अध्ययन किया और रिजल्ट में बताया कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म मुर्गी के एम्ब्रियो में पहले से प्रेजेंट नहीं होता है। तो भाई कैस्पर की थ्योरी के बाद में तो प्री फॉर्मेशनिज्म थ्योरी जो है वो ख़त्म हो जाती है बिल्कुल ही। तो इस प्रकार से ये जो सेकंड थ्योरी है वो क्लियरली बताती है कि भाई ऐसा कुछ नहीं होता है कि पहले से कोई ऑर्गन प्रेजेंट होता है। और भी काफ़ी सारे इसमें क्या होते हैं, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो साइंटिस्ट के द्वारा दिए गए हैं एम्ब्रियोलॉजी में, ठीक है। इन सब का PDF जो है आपको वो टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस के बारे में।